नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। यूपी की राजनीति में तो इस समय वो चल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। संघ से जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद के लोगों पे धनाधन लठ बरसाए गए और कोई कुछ नहीं कर सका। बदले में दिल्ली की लॉबी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के पास पहुंच गई। उनसे जुड़े विधायक, मंत्री, एक विधायक ने चिट्ठी लिख दी, राजभर का इस्तीफा मांग लिया, राजभर के घर पे पथराव हो गया। और जब ऐसी बातें हुई तो राजभर के संग पिछड़ी जाति के नेताओं का इकट्ठा होना शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने कहा तंज कसा कि ये हिंदू वाणी, योगी जी की हिंदू वाणी और परिषद के लोगों का मामला है। लेकिन राजनीति गर्म हो गई है और राजनीति दिल्ली में भी गर्म है। 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पे सबकी निगाह है। अभय द्विवेदी जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हार गया तो मोदी सरकार शायद ही बच पाए। मोदी जी को वापसी गुजरात करनी पड़ेगी। चलता हूँ अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। सुनते हैं अभय द्विवेदी जी की बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। जगदीप धनखड़ चुने गए थे तो बड़े आराम से चुन लिए गए थे। कोई मसला ही नहीं था धनखड़ साहब को चुनने के लिए। आराम से नाम आया और चुन गए। बड़े शान के साथ उनसे इस्तीफा मांगा गया। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह का फोन नहीं उठाया, इस्तीफा अमित शाह ने कह दिया इस्तीफा दे दीजिए। सब सांसदों के साइन कराना शुरू हो गए थे, धमकी दी गई थी। ऐसे ही लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। धनखड़ साहब खामोश होकर बैठ गए। तब गुजरात लॉबी को यह अंदाजा नहीं था कि अगला उपराष्ट्रपति चुनना इतना टेढ़ी खीर बन जाएगा। बताया जाता है कि अमित शाह जी को एक एक सांसद को फोन करना पड़ रहा है। चाय नाश्ता, डिनर पार्टी, सब अरेंज हो रहे हैं अलग अलग जगह। इंटेलिजेंस को एक्टिव कर दिया गया है कि एक एक सांसद पर निगाह रखो। अब मेरे पास जो जानकारी मिली है, मैं उसको ये नहीं कह सकता पुष्ट जानकारी है, लेकिन चर्चा ये है कि सांसदों के फोन तक टेप कराए जा रहे हैं कि कौन सांसद किसके संपर्क में। क्योंकि बड़ी बात चली कि राहुल गांधी ने कुछ सांसदों से संपर्क किया है। नायडू को भी संदेशा भिजवाया गया कि यही वक्त है। कोई वेप नहीं है किसी पार्टी का, लेकिन आंध्र के सेंटीमेंट्स का मामला है। अब समझ में आ रहा होगा मोदी साहब को, शाह साहब को, कि धनखड़ कितने अच्छे आदमी थे। थोड़े बहुत बिदकते तो मैनेज कर लिए जाते। अगर उपराष्ट्रपति नहीं चुन पाए तो क्या खतरे होंगे, और क्या लग रहा है आपको कि ये चुनाव इतनी आसानी से निबट जाएगा? आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, आपके सवाल में आपका सवाल तो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है, लेकिन इस सवाल के अंदर कई सवाल शामिल हैं। अगर उन सभी सवालों पर अलग अलग बोला जाए तो काफी लंबा जवाब हो जाता है। मैं फिर भी संक्षेप में आपको कुछ कहने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि अभी आज की तारीख तक ये बात संदेह के दायरे में है कि पूर्व उपराष्ट्रपति पूर्व उनको कहना उचित है कि नहीं उचित, ये मेरे सवाल से आपको लगेगा कि जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया वो बाकायदा कानून सम्मत, संविधान सम्मत था या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम बिना इस सवाल पर जवाब दिए हुए नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। देखिए, संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान का जो संबंधित प्रावधान है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो वो उसका हस्तलिखित इस्तीफा होना चाहिए, दस्तखत समेत। आपने भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की वो प्रति की नकल वो देखी होगी, जो कि उनके नाम से एक्स पर पोस्ट की गई। मेरे लफ्जों पर ध्यान दीजिए, उनके नाम से जो एक्स पर पोस्ट की गई, वो उन्होंने पोस्ट की कि नहीं की इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो टाइप्ड है। वो इस्तीफा जो है वो कंप्यूटराइज टाइप्ड है, उसके नीचे उनके दस्तखत है। इस तरह का इस्तीफा है। तो पहली बात तो यह है कि जैसा इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए वैसा इस्तीफा वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब एक आरटीआई डाली गई और राष्ट्रपति से ये कहा गया, राष्ट्रपति भवन से पूछा गया कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है उस रात को, उस फेटफुल नाइट में जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात का, तो राष्ट्रपति भवन ने उस आरटीआई के जवाब में दिया कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से मिलने जाता है तो वो एडीसी के थ्रू मिलने जाता है और उसका हमेशा रिकॉर्ड रखा जाता है। राष्ट्रपति से मुलाकात की हमेशा एक तस्वीर भी खींची जाती है, और जब भारत के उपराष्ट्रपति मिलने जाएंगे तब तो निश्चित रूप से मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के इस प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन होगा। तो राष्ट्रपति भवन कह रहा है हमारे पास उस मुलाकात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब दोबारा ही पूछा गया कि आप ये बताइए तो क्या उनका इस्तीफा
आपने मंजूर किया कि नहीं किया? तो उधर से जवाब आया कि वो तो गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी करने से क्या होता है? राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन है, ना उपराष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन है। दोनों में से कोई गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो चूंकि हिंदुस्तान में सभी चीजें झपझट में होती हैं और ठीक से सरकार के जो नियम विरुद्ध काम है उनको कोई चुनौती नहीं देता, विपक्ष भी इस मामले में कुछ कमजोर सही है, वो भी चुनौती नहीं देता है। जैसे कि आज तक नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, इस चीज को कभी कोई बाकायदा कानूनी चुनौती नहीं दी गई, केवल हम और आप ही चर्चा करते रहते हैं। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ है वो इस्तीफा भी कानून कायदे के मुताबिक नहीं है। पहली बात यह है, जो इस्तीफा कानून कायदे के मुताबिक नहीं है तो वो इस्तीफा इस्तीफे वो एक बाकायदा एक समुचित त्याग पत्र नहीं माना जा सकता। इससे यह साबित होता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो कुछ भी किया हो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए वो सारा विवादास्पद है और मुझे सख्ती से नापसंद है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जिस प्रकार लोकतंत्र की गरिमा को और उपराष्ट्रपति पद को ठेस लगाई है वो बात बहस से परे है। लेकिन उन्होंने उनके तथाकथित इस्तीफे ने साबित कर दिया है कि उपराष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण है और उपराष्ट्रपति चाहे तो चुनी हुई सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी पेचीदगी खड़ी कर सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को चुना और जब उनको वो सीपी राधाकृष्णन को वो गुलदस्ता भेंट कर रहे थे और वो शॉल वगैरह पहना रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि भाई हमारे सीपी राधाकृष्णन को खेलों में बड़ी रुचि है लेकिन ये राजनीतिक खेल नहीं खेलते। इसका मतलब है कि जगदीप धनखड़ कोई राजनीतिक खेल खेल रहे थे। इसका एक मतलब तो निकालने के हम निकाल ही सकते हैं सुरक्षित रूप से। तो उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। वरना अगर ये सब नहीं होता तो शायद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पे इतना ज्यादा फोकस भी नहीं होता। अच्छा, अब विपक्ष को लगने लगा है कि अगर कहीं किसी तरीके से हम उपराष्ट्रपति पद के सवाल पर कोई खेल कर दें या पूरी तरह खेल ना कर पाए तो चुनाव को टाइट ही कर दें। भाई जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीत ही जाए, लेकिन चुनाव तो टाइट तो हो सकता है ना। मतलब इस हालत में पहुंच सकता है कि इधर या उधर ऐसे होने लगा चुनाव, यूं होने लगा चुनाव, 50-50 हो जाए। तो ऐसी स्थिति, ये दोनों ही स्थितियां नरेंद्र मोदी के लिए बेइज्जती वाली स्थितियां होंगी। इससे फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता, पहली बात जगदीप धनखड़ का इस्तीफा नरेंद्र मोदी की सत्ता कमजोर होने की निशानी है, यानी सत्ता राजनीतिक घटनाक्रम पर और जो लुटियंस दिल्ली की जो सत्ताधारी मंडली है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग शामिल होते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह प्रधानमंत्री की ग्रिप नहीं है। प्रधानमंत्री का शिकंजा मजबूत नहीं है उसके ऊपर, वो ढीला हो गया शिकंजा। अगर जगदीप धनखड़ ऐसा कर सकते थे कि उनको फिर इस तरह का इस्तीफा, संदिग्ध तरीके से इस्तीफा लेकर किसी तरह निपटाया गया कि भाई किसी कीमत पे एक पल भी ये पद पे न रहने पाए वरना पता नहीं क्या कर देगा। भाई आप ये तो देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, वो क्या कह रहे हैं आजकल। एक ऐसा वक्तव्य आ रहा है सोशल मीडिया पर जो बता रहा है कि जगदीप धनखड़ किसी बहुत बड़े कारपोरेट बॉस के संपर्क में थे। और आप जानते हैं उस जो वक्तव्य आया उसको कितने लोगों ने देखा है? 10 या 15 लाख लोगों ने देखा है उसको। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि ये जो राष्ट्रपति के पद के चुनाव को जो महत्व मिला है और मोदी सरकार भी उसमें बहुत सीरियस हो गई है, राहुल गांधी भी उसके ऊपर बहुत गंभीर हो गए हैं, जगन मोहन रेड्डी बहुत गंभीर हैं, चंद्रबाबू नायडू बहुत गंभीर हैं। और शुरू में जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू दोनों ही समर्थन दे रहे थे उनको, सीपी राधाकृष्णन को। लेकिन अब खबर ये आई है कि जगन मोहन रेड्डी ने तय किया है कि वो सीपी राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि वो तमिल के बजाय तेलुगु बिड्डा को समर्थन देंगे। तो परिस्थितियां जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि कम से कम एक 10-15%, 20% तो इसकी संभावना है ही कि मामला टाइट हो जाए। अच्छा अभय जी, दो परिस्थितियां हैं, एक में एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हार जाए और दूसरे में मुकाबला टाइट हो जाए।
इन दोनों परिस्थितियों को समझाइए कि मोदी की साख की और मोदी के भविष्य पर, संघ के और मोदी के रिश्तों पर, इन दोनों परिस्थितियों में अगर हम कल्पना करें पहली परिस्थिति की, कल्पना करें दूसरी परिस्थिति की, इन दोनों परिस्थितियों पे क्या अंतर पड़ेगा? मैं आपकी बात समझ गया और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, रोचक सवाल पूछा है आपने, इसमें समीक्षा करने में भी मजा आएगा। मेरा कहना है कि अगर एनडीए का उम्मीदवार हार जाता है और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत जाता है, तो आप ये निश्चित रूप से समझ लीजिए वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि एनडीए के सांसद अच्छे खासे पैमाने पर पाला बदलकर जस्टिस रेड्डी को वोट न करें, तभी तो वो जीत सकता है, वरना वो कैसे जीतेगा? तो ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो एनडीए संसदीय दल है उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी की पूरी ग्रिप नहीं है और उनके सहयोगी दलों के जो नेता हैं उन्होंने अपने सांसदों को नियंत्रित करके एनडीए के घोषित उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए उनकी गोलबंदी नहीं की, या उन्होंने उसको खुली छूट दे दी कि वो जिधर भी चाहे उधर वोट करें। और इस खुली छूट का सीधा मतलब होता है कि उन्होंने खुद ही दरअसल पाला बदल वोटिंग करवाई, फिर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसके बाद लोग दिन गिनने लगेंगे कि कब इनकी सरकार गिर रही है। अगर उनका उम्मीदवार हारता है तो ये दिन गिनने लगेंगे कब इनकी सरकार गिर रही है। और अगर पोजीशन बहुत टाइट हो जाती है, अगर वो जीत जाते हैं सीपी राधाकृष्णन, जस्टिस रेड्डी हार जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम अंतर से हारते हैं और कुछ इस तरह की बात भी निकल आती है कि जरा सा इधर उधर हो जाता तो जीत भी सकते थे, तो उस सूरत में भी नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी बहुत कमजोर होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझ जाएगा कि अब इस बंदे में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं रही। जो आदमी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नहीं जिता सकता है तो वो क्या उससे और हम क्या उम्मीद करें? उससे भी उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मजबूत होगा, फिर वो नरेंद्र मोदी के और ज्यादा पेच कसेगा। तो इस तरह की स्थिति बनेगी। दोनों ही स्थितियां नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य के लिए और कुल मिलाकर एनडीए सरकार के राजनीतिक भविष्य के लिए, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी संगीन होगी। अच्छा, अब तीसरी स्थिति की हम लोग थोड़ा अनुमान लगाएं कि सपोज एनडीए के उम्मीदवार को उम्मीद से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, इंडिया गठबंधन में वो सेंधमारी कर लेते हैं, तब मोदी और शाह की स्थिति में कितना अंतर आएगा? देखिए, उससे थोड़ा बहुत बातें होंगी कि भाई वो बहुत मजबूत हो गए, वो बहुत ताकतवर हैं, देखिए उन्होंने ये कर लिया, ये सब गोदी मीडिया में इस प्रकार का ढोल मजीरे बजेंगे, लेकिन उससे कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं पड़ेगा। आज की तारीख में जो स्थिति है संजय जी, उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना मुमकिन है। देखिए, आज की तारीख में मैं कहता हूं कि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो स्थिति थी, जब इंडिया गठबंधन नया नया बना था, उससे भी ज्यादा बेहतर एकता इस वक्त इंडिया गठबंधन में है। मैं इस एकता की क्वालिटी जो है ना, वो बहुत ही बेहतर मानता हूं। और इंडिया गठबंधन का जो मूवमेंट है, यानी उसकी जो गतिशीलता है, उसको वो पार्टियां, वो गैर भाजपा पार्टियां भी दिलचस्पी के साथ देख रही हैं, आंक रही हैं उसको, मतलब जो कि भारतीय जनता पार्टी से बाहर हैं, भले ही एनडीए में हो या एनडीए में ना हो, वो भी उसको ध्यान से देख रही हैं कि भाई ये राहुल गांधी का ग्राफ किधर जा रहा है, और जो जनता के बीच में ये बंदा जो है ना, और इंडिया गठबंधन विपक्ष जनता के मन में किस तरीके से पैठ कर रहा है। जनता के मन में पैठ करने का मतलब होता है कि विभिन्न जो मतदाता समुदाय हैं, मतलब जातियों के, कम्युनिटी, ये सब जो है, मतलब है विभिन्न मतदाता समुदायों में भी हलचल कहीं मची हुई है कि ये उभरता हुआ नेता है, हो सकता है भविष्य इसी का हो। ये बात तो है। इधर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ कुछ हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक कॉलेज है साहू रामस्वरूप कॉलेज, उनके मालिक जो हैं, दो भाई हैं, दोनों भाइयों के बीच में बड़ा विवाद है और मेरे उनके ऊपर फ्रॉड की कहानियां समाज में घूमती रहती हैं, जमीनों पे कब्जे और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत बदनाम टाइप की कहानी। उनके एक भाई के चर्चा की थी इसकी, चर्चा की थी, एक भाई के आईएएस से संबंध है, संजय प्रसाद जी थे, तो वो, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि विद्यार्थी परिषद के जो लोग पिटे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने मंत्री राजभर के घर में पथराव किया, मंत्री को लीगल नोटिस भिजवा दिया। अब सामान्य चर्चा ये हो रही है, बीजेपी के नेताओं में ये चर्चा हो रही है, संघ में भी चर्चा हो रही है
कि मोहन भागवत क्यों खामोश हैं। उत्तर प्रदेश के जो संघ के संगठन मंत्री हैं, नाम भी ले लेता हूँ, श्री राम सिंह और अनिल सिंह, दोनों योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी हैं और शायद दोनों क्षत्रिय भी हैं। संघ के दोनों सर्वे सर्वा वही हैं और ये कहा जाता है कि श्री राम सिंह और अनिल सिंह जो चाहेंगे वो नौकरशाही में या जो चाहेंगे वो योगी आदित्यनाथ से करा लेंगे। किसी टाइम में विद्यार्थी परिषद की इतनी मजबूत स्थिति होती थी, संघ का संगठन है, सक्रिय संगठन है, कि अगर सत्ता में है और विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यकर्ता को उंगली भी लगा दी तो चीजें खराब हो जाती थी। लेकिन एक दरोगा, एक सिपाही पाई कुछ ट्रांसफर हुए या सस्पेंड हुए, बाकी कुछ नहीं। अब दिल्ली लॉबी के जो लोग हैं वो लगातार विद्यार्थी परिषद के लोगों का हालचाल लेने अस्पताल जा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने तो राजभर के लिए कहा कि माफी मांगी आप तत्काल। राजभर को छेड़ने का मतलब यह है कि राजभर को जिस तरह से नोटिस दिया गया, उसका मकसद यह है कि राजभर के अगर जरा सा भी छेड़ा गया तो बड़ी संख्या में पिछड़े वोटों का बिखरने का अंदाजा। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया ये तो मुख्यमंत्री की योगी वाहिनी और परिषद के बीच का मामला है। यानी संघ के आनुवंशिक संगठनों की लोगों की इतनी बेरहमी से पिटाई, संघ का खामोश रह जाना, सरकार बीजेपी की, और जो स्थितियां बन रही हैं, जो योगी के कैंप के लोग हैं वो सारा आरोप संजय प्रसाद पे लगाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट पे लगाना चाहते हैं। और एक बड़े प्लानिंग के तहत ये भी कहा जा रहा है कि साहब विद्यार्थी परिषद के लोग मुख्यमंत्री जाने वाले थे कार्यक्रम में तो कुछ पैसे की वसूली कर रहे थे। यानी योगी समर्थक कैंप के लोग विद्यार्थी परिषद को बदनाम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में अफसर बेकाबू हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। संघ के लोग, बीजेपी के लोग आपस में उत्तर प्रदेश में भिड़ गए हैं, बुरी तरह भिड़ गए हैं। ये परिस्थितियां किस विस्फोट की तरफ, कहां तो ये हो रहा था कि योगी की कुर्सी संघ ने बचाई है, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद के लोग लगातार आंदोलन तेज कर रहे हैं, पिट रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ये सब क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, संघ किस तरह लेगा इस घटना? संजय जी, हम और आप दोनों इस मसले की समीक्षा करते हुए एक साथ कम से कम एक निष्कर्ष पे तो पहुंच ही सकते हैं। वो ये है कि इस पूरी परिस्थिति में सबसे ज्यादा मजा अगर कोई आदमी ले रहा होगा तो वो अमित शाह ले रहे होंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस वक्त संघ और मोदी का जो समीकरण है, जो छिपा हुआ समीकरण नहीं है, वो समीकरण इस पूरी घटना से सांसत में आ गया है। और देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि ये घटनाक्रम किस तरफ जाता है। हो सकता है कि इस वक्त विद्यार्थी परिषद के उस धड़े को, जिसने वो उन दोनों के खिलाफ पहले धरना किया और उसके बाद वो टूट पड़े, ओम प्रकाश राजभर के बंगले पे टूट पड़े, उसको संरक्षण भी उनकी तरफ से दिया जा रहा हो। तो इस तरीके से इस बात की पूरी संभावना है कि भाजपा आला कमान भी इस झगड़े में कूद पड़ा होगा, केंद्रीय आला कमान भी झगड़े में कूद पड़ा होगा और वो भी इसमें हाथ सेक रहा होगा अपने, जब तक वो उस विद्यार्थी परिषद के धड़े को वो समर्थन नहीं देगा, पीठ पीछे संसाधन नहीं देगा और उसको कुछ उसके पक्ष में नहीं खड़ा होगा, वरना तो विद्यार्थी परिषद के धड़ों एक कोने में धकेल दिया जाएगा उनको। तो ये कुछ इस पे थोड़ा हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी कि परिस्थिति को ये लोग किस तरह संभालते हैं। देखिए, परिस्थिति तो संभल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह वगैरह ये चाहेंगे कि परिस्थिति काफी देर संभलने में काफी देर हो, कुछ और मामला खिंचे, कुछ और मामला गड़बड़ाए, ताकि योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो त्रिभुज है उसके अंदर तनाव पैदा हो जाए। देखिए, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ा गया तो ब्यूरोक्रेसी नाराज होगी। ऐसी बात हो ना, ब्यूरोक्रेसी नाराज नहीं होती इस बात पे। अगर किसी अफसर की कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, पुलिस वाले की गलती नहीं है, विद्यार्थी परिषद वाले बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो लोग जब आक्रामक मुद्रा में विद्यार्थी परिषद वाले आते हैं तो वो ज्यादतियां भी बहुत करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि टिड्डी दल हो गए, वो टिड्डी दल की तरह हमला होता है, फिर वो किसी की नहीं सुनते। ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो कार सेवक हों, चाहे वो बजरंग दल वाले हों, चाहे वो विद्यार्थी परिषद वाले हों। इनको जरा सा पता लग जाए कि पुलिस, ये उनको जरा भी मन में कहीं एहसास हो कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, फिर तो इनको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि भाई उनकी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार उनकी ऊपर पुलिस क्यों छोड़ देगी? तो ये उनके दिमाग में बात रही होगी, लेकिन पुलिस ने दिया धुन बहुत कस के,
फिर राजभर ने बयान दे दिया, उसके बाद वो गुस्से में राजभर के घर के ऊपर टूट पड़े। तो इसका मतलब है कि रायता बहुत फैल गया है और बहुत मुश्किल हो गई है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय आला कमान है, उसके जो एजेंट होंगे, वो एजेंट भी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में ही एजेंट क्यों ना हो, वो विद्यार्थी परिषद का वो जो धड़ा, जिसने ये उकसावे की कार्रवाई की है, उस धड़े का भी समर्थन कर रहा होगा, उस धड़े को भी पुष्ट कर रहा होगा, उसको मजबूत कर रहा होगा, ताकि वो धड़ा देर तक खड़ा रह सके इन लोगों के मुकाबले। इसका फिर अंत क्या होगा? कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इस लड़ाई के आधार पर तो योगी आदित्यनाथ का रखना हटना नहीं तय होगा, लेकिन इस लड़ाई से ये संघ को भी, देखिए संघ योगी आदित्यनाथ को बनाए जरूर रखे हुए है, लेकिन जिस तरीके से संभल वाली घटना योगी आदित्यनाथ ने संघ के चेतावनी के बावजूद अंजाम दी, मतलब जो है उसी और उन्हीं दिनों अंजाम दी जिन दिनों मोहन भागवत कह रहे थे कि भाई हर जगह खुदाई मत कीजिए, हर जगह खुदाई करके शिवलिंग ढूंढ रहे हैं आप। उसी वक्त उन्होंने ये घटना अंजाम दी योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि वो मानते तो किसी की बात है नहीं, वो करते वही है जो उनकी मर्जी हो। और ये संभल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका ऐसा है कि यहाँ हमेशा सांप्रदायिक तनाव का तार जो है उसमें बिजली दौड़ती रहती है हमेशा। कभी भी कुछ, मतलब जो डेमोग्राफिक जनसंख्या इस तरह की है, उसमें कहीं भी कोई भी आप जरा सा आग चिंगारी लगा दीजिए, वहां पटाखे छूटने शुरू हो जाएंगे। और याद कीजिए 2017 का चुनाव, भाजपा चुनाव जीती थी जब विधानसभा का, उसमें भी मुजफ्फरपुर का दंगा जो है, उस दंगे की ही प्रमुख भूमिका थी। मुजफ्फरनगर। हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगे की ही प्रमुख भूमिका थी। तो मेरा कहना यह है कि ये इस बात से सरकार का जाना आना तो नहीं तय होगा, लेकिन इस बात से संघ और योगी आदित्यनाथ के संबंधों की एक बार और कड़ी परीक्षा होगी। देखो ठीक और है, इससे बीच संघ देखिए, जिस क्षण संघ ये तय कर लिया कि भाई अब योगी आदित्यनाथ को रखे रहने का कोई फायदा नहीं है, ये हमारे भविष्य में किसी काम का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये अपने मन की करता है, तो उस दिन वो लोग तो, वो नरेंद्र मोदी दोनों मिल जाएंगे, मिलके इनको 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। देखो ठीक है, बीच में ये अपने गोरखपुर की फ्लाइट पकड़ेंगे, चले जाएंगे। इस बीच में आरएसएस से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ है, उसने चिट्ठी लिखी है, प्रेस को भेजी है कि 9 सितंबर को प्रदेश के सभी विकास खंड मुख्यालयों पर विकास खंड कार्यकारिणी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में विषय है कि अक्टूबर माह में रबी फसलों की बुआई तैयारी शुरू होनी है। विगत खरीफ फसल में भी खाद, बीज, पानी, बिजली की आपूर्ति में कमी के कारण किसानों की परेशानियों को देखा है, अनुभव किया है, समस्या अभी भी बनी हुई है। इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए प्रदेश को चेतावनी देते हुए ये ज्ञापन दिया जाएगा। यानी 9 तारीख को जब उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा होगा, तो इस संघ का एक और ऑर्गेनाइजेशन किसान संघ उत्तर प्रदेश में ज्ञापन आपने दे रहा बड़ी है। अच्छी खबर दी, अब मैं भी इसकी तरफ ध्यान करूंगा। क्या ये ज्ञापन जो दिया जाएगा, ये ज्ञापन केवल मुंह दिखाई का ज्ञापन होगा, ताकि ये किसानों से, भारतीय किसान संघ कह सके किसानों से, देखिए हमने आपके पक्ष में सरकार के सामने प्रतिवेदन पेश किया, या वास्तव में इसका कोई फॉलो अप भी होगा? देखिए, अगर भारतीय किसान संघ इस ज्ञापन को देने के बाद में सरकार के साथ उसका फॉलो अप करता है, तो इसका मतलब यह है कि फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ना, कहीं ना कहीं रुख अपना बदल रहा है। क्योंकि भारतीय किसान संघ जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहने से नहीं काम सक्रिय होता। ठीक बात है। हाँ, वो वहीं सक्रिय होता है, वो नागपुर से झंडेवाला से ही सक्रिय होता है, वो लुटियंस की दिल्ली सक्रिय नहीं होता। इसका मतलब कहीं कुछ तो पक रहा है, जिसमें कुछ ना हाँ, कुछ मतलब कुछ समस्या तो हो ही सकती है, क्योंकि मुझे और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चूंकि सरकार उसी की है, संघ की ही सरकार है, नरेंद्र मोदी भी संघ के हैं, सब लोग कोई भी हो, है तो सब संघ के ही है, तो एक परिवार का ही झगड़ा है, जो कुछ भी झगड़ा है तो एक परिवार के भीतर का झगड़ा है। तो जो कुछ भी करेगा वो ठंडा करके करेगा। सही बात है, कुछ चीजें जो होंगी वो ठंडे करके होंगी। 9 तारीख को ठंडा बहुत करके बड़े, ही खाया जाएगा। अगर निर्णय ले लिया गया हटाए जाने का, तो वो शनै शनै करके ही हटाया जाएगा। हाँ, यानी 9 तारीख को हमें इंतजार करना पड़ेगा, एक बड़ी घटना सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने जी। इतना समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। वक्त है आपकी राय जानने का, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।